हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि कंपनी के व्यावसायिक स्वरूप की उत्पत्ति साझेदारी की सीमाओं के कारण हुई। उसके बाद हमने बात करी थी कि पहला जो कंपनी अधिनियम है वो किस देश में बना और हमारे भारत के अंदर कंपनी अधिनियम सर्वप्रथम कब बनाया गया। उसके बाद हमने बात करी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में जो कंपनी अधिनियम आया वो 1956 था और 1956 को प्रतिस्थापित करके एक नया कंपनी अधिनियम लाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। और हम लोगों ने इस कंपनीज एक्ट 2013 की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी, उनके बारे में भी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। अब स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंपनी की डेफिनेशंस के बारे में और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम इस बात को समझते हैं कि ये जो वर्ड है कंपनी, ये किस भाषा से लिया गया है। जो कंपनी वर्ड है ये किस भाषा से लिया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि जो कंपनी वर्ड है वो लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका निर्माण जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों कम और पेनिस, इन दो शब्दों के मेल से हुआ है, जिनका अर्थ है साथ साथ और रोटी। तो स्टूडेंट, प्रारंभ में यदि बात की जाए तो कंपनी शब्द से आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो भोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और यदि स्टूडेंट वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जो कंपनी का अर्थ है, कंपनी शब्द का जो अर्थ है, ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो साथ में व्यवसाय करने और लाभ कमाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट। लेकिन मेन बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये है कि कंपनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के दो शब्दों कम और स्पेनिश शब्दों के मेल से हुई है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि कंपनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है। तो लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के किन शब्दों से हुई है, कम और पेनिस से हुई है। और इनका अर्थ क्या है स्टूडेंट, साथ साथ रोटी। और प्रारंभ में कंपनी शब्द से आशय ऐसे व्यक्तियों के समूह से था जो भोजन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन वर्तमान में यदि हम कंपनी का अर्थ समझें स्टूडेंट, तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम हैने की डेफिनेशन की, कि हैने महोदय ने कंपनी की क्या डेफिनेशन दी है। जॉइंट स्टॉक कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है। लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी जो है स्टूडेंट कैपिटल अंतर्निहित अंशों में विभक्त होती है तथा जिसके स्वामित्व के लिए सदस्यता आवश्यक है। तो जो हैने महोदय हैं स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं कि कंपनी एक वॉलेंट्री क्या है, एसोसिएशन है। कंपनी का निर्माण जो है वॉलेंट्री बेसिस पर किया जाता है और इस एसोसिएशन को क्रिएट करने के पीछे जो मेन मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो स्टूडेंट, दो बातें हैने महोदय ने कही कि कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है यानी कि ऐच्छिक संस्था है और इसका जो निर्माण है वो मुख्यतः क्यों किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और इस संस्था की यानी कि जो वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है, इस संस्था की जो पूंजी है वो अंतर्निहित अंशों में यानी कि ट्रांसफरेबल शेयर्स के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। हम जानते हैं स्टूडेंट कि कंपनी की जो कैपिटल होती है वो समान राशि के अंशों में विभक्त होती है जिसे हम अंश कहते हैं। तो वॉलेंट्री एसोसिएशन जो है, भाई हैने महोदय ने कंपनी को कहा, क्या कहा, एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया है और इस संस्था की जो पूंजी है वो अंतर्निहित अंशों में यानी कि ट्रांसफरेबल जो शेयर्स होते हैं जिनको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है,
उन शेयर्स के अंदर क्या रहती है स्टूडेंट, विभक्त यानी कि डिवाइड रहती है। और यदि हमें इस संस्था के अंदर क्या चाहिए स्टूडेंट, स्वामित्व चाहिए, ओनरशिप चाहिए, तो हमें इस संस्था की सदस्यता को प्राप्त करना क्या है, आवश्यक है। हमें कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदने पड़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हैने महोदय ने कंपनी की क्या डेफिनेशन दी है कि कंपनी एक लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी अंतरनीय अंशों में विभक्त होती है तथा जिसके स्वामित्व के लिए सदस्यता आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि लॉर्ड लिंडले महोदय ने जो डेफिनेशन दी है कंपनी की वो क्या है। कंपनी से आशय अनेक व्यक्तियों के ऐसे संघ से है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन से है, जिसकी संयुक्त पूंजी में वे अपना, यानी कि जिसकी जॉइंट कैपिटल में वे अपना धन या अन्य कोई संपत्ति लगाते हैं तथा किसी समान उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य के लिए मतलब कॉमन गोल के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार एकत्रित धन को ही कंपनी की पूंजी कहते हैं। वे व्यक्ति जो इस पूंजी में अंशदान करते हैं कंपनी के सदस्य होते हैं और पूंजी का आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है उसका अंश कहलाता है। यानी कि लिंडले महोदय क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट कि कंपनी व्यक्तियों का एक संघ है और इस संघ के अंदर वे सभी व्यक्ति क्या करते हैं, धन लगाते हैं और जो धन वो एकत्रित करते हैं वो क्या कहलाता है, उस संघ की, उस संस्था की क्या कहलाती है, पूंजी कहलाती है। और उस पूंजी का उपयोग वो एक किसके लिए करते हैं, कॉमन गोल के लिए करते हैं, सामान्य उद्देश्य के लिए करते हैं। और वे व्यक्ति जो इस पूंजी में अंशदान करते हैं वे कंपनी के क्या कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। और जिस भाग के वो अधिकारी होते हैं वो उनका क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। यानी कि अगर हम हैने महोदय और लिंडले महोदय की डेफिनेशन पर गौर करें स्टूडेंट, तो इन दोनों ने क्या कहा है कि कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसका निर्माण ऐच्छिक रूप से व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है और ये व्यक्ति इस संस्था के अंदर क्या करते हैं, अपने धन लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और उस पूंजी का उपयोग किस लिए किया जाता है, एक कॉमन गोल के लिए किया जाता है। और जो पूंजी लगाते हैं वो सदस्य कहलाते हैं, यानी कि कंपनी के स्वामी कहलाते हैं। और साथ ही साथ जिस भाग के वो अधिकारी होते हैं पूंजी के, वो उनका क्या कहलाता है, अंश कहलाता है। अब हम बात करते हैं चीफ जस्टिस मार्शल की डेफिनेशन की। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा कृत्रिम व्यक्ति है जो अदृश्य तथा अमूर्त है और जिसका अस्तित्व केवल विधि की दृष्टि से है। यानी कि चीफ जस्टिस मार्शल ने कंपनी को क्या कहा है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि किन्होंने कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति कहकर संबोधित किया। तो चीफ जस्टिस मार्शल ने कंपनी को क्या कहा है, कृत्रिम व्यक्ति कहा है। और उन्होंने कहा कि जो अदृश्य है तथा अमूर्त है, यानी कि जो इंटेंजिबल है और इनविजिबल है, जिसका अस्तित्व केवल क्या होता है, कानून की दृष्टि से होता है, उसे कंपनी कहा जाता है। ये चीफ जस्टिस मार्शल कहते हैं। तो कंपनी को इन्होंने क्या कहा, एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन जो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में है, उसे कंपनी कहा जाता है। और केवल कानून की कृति होने के कारण इसके केवल वही तत्व होते हैं जो इसे निर्मित करने वाली विधि इसे प्रदान करती है। यानी कि इसमें केवल वही एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो लॉ के थ्रू इसे प्रोवाइड किए जाते हैं अथवा जो इसके अस्तित्व के लिए क्या है, आवश्यक है, यानी कि इसके कार्य करने के लिए क्या है, आवश्यक है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, शाश्वतता, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि मेंबर्स के आने जाने का इसकी एंटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अस्तित्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
और व्यक्तित्व है जिसके कारण एक निरंतर बदलने वाले व्यक्तियों के समूह को अपरिवर्तित माना जाता है और वह एक व्यक्ति की भांति कार्य कर सकती है। यानी कि इन्होंने कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा और कहा कि यह एक व्यक्ति की तरह कार्य कर सकती है। ये आर्टिफिशियल पर्सन इनविजिबल है, इंटेंजिबल है और इसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में होता है। ऐसा कहने वाले कौन है? चीफ जस्टिस मार्शल हैं। यदि स्टूडेंट इन तीनों की डेफिनेशन हैने, लिंडले और चीफ जस्टिस मार्शल के डेफिनेशन को यदि कंबाइन किया जाए तो स्टूडेंट कंपनी की जो डेफिनेशन बनती है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि जिसका अस्तित्व जो है अपने मेंबर से क्या होता है? अलग होता है। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि मेंबर्स के आने जाने का उसकी एंटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है। और जिसकी खुद की एक क्या होती है? कॉमन सील होती है, उसे ही कंपनी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपको याद कर लीजिए। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होता है और जिसकी खुद की एक सार्वभौम मुद्रा होती है और ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर सकती है। उसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? कंपनी कहते हैं। यदि हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 की बात करें स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई स्टूडेंट कि कंपनी एक्ट 2013 की किस सेक्शन के अंदर कंपनी की डेफिनेशन को दिया गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 20 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है। यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य क्या है? इस अधिनियम या तो उसका रजिस्ट्रेशन इस कंपनी एक्ट में हुआ हो, कंपनी एक्ट 2013 में हुआ हो, या इससे पहले के किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, उसे कंपनी कहा जाएगा। यानी कि एक ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन या तो कंपनी एक्ट 2013 में हुआ है या इससे पहले के किसी कंपनी लॉ में हुआ है, उसे क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये डेफिनेशन इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 में हो या इससे पहले के किसी कंपनी लॉ में हो। जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कंपनी अपना कार्य स्टार्ट नहीं कर सकती। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो स्टूडेंट ये दो डेफिनेशंस जो हैं ये हमें कंपनी के मीनिंग को क्लैरिफाई करती हैं। तो ये हमको ध्यान रखनी है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, कंपनी के पास शाश्वत उत्तराधिकार होता है और कंपनी की खुद की सार्वभौम मुद्रा होती है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम अथवा पूर्ववर्ती किसी कंपनी विधि के अंतर्गत निगमित कंपनी से है, रजिस्टर्ड कंपनी से है। यानी कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताओं को पढ़ने के बाद हमने जो डेफिनेशन सभी पढ़ी हैं उसके साथ ही हमें कंपनी का अर्थ जो है स्टूडेंट वो बहुत ही अधिक अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो हम कंपनी की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हैं कि एक कंपनी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो कंपनी की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है स्टूडेंट? कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है और कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अब आप स्टूडेंट कहेंगे कैसे? कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति क्यों कहा गया है? कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व कैसे होता है? यदि स्टूडेंट हम इन दोनों विशेषताओं की चर्चा करें तो इन दोनों विशेषताओं के पीछे जो कारण हैं वो कौन कौन से हैं?
कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है। स्टूडेंट, हम मार्केट में देखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई इस संपत्ति पर इस कंपनी का अधिकार है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपनी संपत्ति अपने नाम से खरीदती है, सदस्यों के नाम से नहीं। तो यह हमको ध्यान रखना है कि कंपनी जो भी संपत्ति खरीदती है वो अपने नाम से खरीदती है। तो कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है। जिस प्रकार हम अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है। अपने मेंबर्स के नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदती। कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है। जैसे हम किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वैसे ही कंपनी भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है। कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है, सार्वमुद्रा लगी हुई होती है, और कंपनी की ओर से कॉन्ट्रैक्ट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं स्टूडेंट। तो कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है। यानी कि एक नेचुरल पर्सन में जो क्वालिटीज होती हैं, प्राकृतिक व्यक्ति में जो विशेषताएं होती हैं, वैसी ही विशेषताएं एक कंपनी में भी होती हैं कि कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, कंपनी अन्य पक्षकारों पर तथा अन्य पक्षकार कंपनी पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर अपने नाम से केस कर सकती है, और अन्य पक्षकार भी कंपनी के ऊपर ही केस करते हैं, कंपनी के सदस्यों पर नहीं करते। सदस्य तो कंपनी के लाखों में होते हैं, पब्लिक कंपनी के तो सब पर कैसे करेंगे। तो नाम कंपनी पर जो भी केस होता है वो कंपनी के नाम से ही होता है, और कंपनी भी थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है। तो ये विशेषता किसके पास है, कंपनी के पास है। जैसे हम लोग जो हैं किसी के ऊपर केस कर सकते हैं और एनी अदर पर्सन हमारे ऊपर केस कर सकता है, वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है, अपने नाम से थर्ड पार्टी पर केस कर सकती है, और थर्ड पार्टी भी कंपनी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है। कंपनी अपने नाम से व्यवसाय करती है। हम देखते हैं स्टूडेंट, टाटा, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, ये सब अपने नाम से क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं। इसके अंदर इनके मेंबर्स के नाम से व्यवसाय नहीं होता है, कंपनी अपने नाम से व्यवसाय करती है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, ये सब क्या है, अपने नाम से बिजनेस करती हैं। कंपनी का संचालन सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता। कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होता है स्टूडेंट, वो इनडायरेक्ट होता है। कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का क्या करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं। तो कंपनी का संचालन सदस्यों के द्वारा नहीं, बल्कि उनके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो स्टूडेंट, इन क्वालिटीज को यदि हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो स्टूडेंट, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा जाता है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों होती है। कंपनी अपने नाम से संपत्ति खरीदती है, कंपनी अपने नाम से अनुबंध करती है, कंपनी अपने नाम से व्यवसाय करती है, कंपनी अन्य पक्षकार पे केस कर सकती है, अन्य पक्षकार कंपनी पर केस कर सकते हैं, और कंपनी का जो बिजनेस है वो सदस्यों के द्वारा चुने गए संचालक मंडल के द्वारा किया जाता है। तो यानी कि सदस्यों का रोल है ही नहीं, कंपनी जो भी कर रही है वो स्वयं के नाम से कर रही है। तो स्टूडेंट, इसलिए कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है, और कंपनी का अपने सदस्यों से एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि स्टूडेंट एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने मेंबर से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। क्योंकि कंपनी जब सारे काम अपने नाम से ही कर रही है तो उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, अलग है स्टूडेंट। तो इसलिए कहा जाता है कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तो स्टूडेंट, ये दोनों विशेषताएं आपको समझ में आ गई होगी। अब है शाश्वत उत्तराधिकार, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी के सदस्य की मृत्यु का, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, अगर कोई शेयर होल्डर अनसाउंड माइंड का हो जाए, कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो कहने का मतलब क्या है कि कंपनी के सदस्यों का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है। तो स्टूडेंट कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि सदस्यों का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। जैसे कि एकल स्वामित्व में होता है, साझेदारी में होता है कि भाई कंपनी का जो अस्तित्व है वो उनके सदस्यों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर प्रोप्राइटर की डेथ हो जाए तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अगर पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है स्टूडेंट, डिसॉल्व हो जाती है, नई पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ती है, पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। ऐसा कंपनी में नहीं होता। कंपनी के सदस्यों का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदस्य की मृत्यु हो जाने से, सदस्य के पागल हो जाने से, दिवालिया हो जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी अपना बिजनेस कंटिन्यू करती रहती है। सदस्यों के आने जाने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं सीमित दायित्व, स्टूडेंट लिमिटेड लायबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं इसे हम कंपनी के फॉर्म की, और सबसे बड़ा लाभ बेनिफिट भी कह सकते हैं कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है स्टूडेंट वो लिमिटेड होती है। जबकि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की यदि बात की जाए तो वहां पर लायबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट, अनलिमिटेड होती है। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक ऐसे व्यावसायिक स्वरूप की आवश्यकता पड़ी जिसमें दायित्व क्या हो, सीमित हो। हालांकि कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली भी होती हैं जिसके अंदर सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन अधिकतर कंपनियां जो होती हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली होती हैं। ये इस स्वरूप का, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब दायित्व के आधार पर स्टूडेंट देखा जाए तो कंपनी दो प्रकार की होती है। एक होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी, यानी कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उन्होंने जितने शेयर परचेस किए हैं उसी अमाउंट तक होती है, वो भी अनपेड पार्ट तक। जैसे सपोज कीजिए कंपनी का एक मेंबर है एक्स, इसने एबीसी लिमिटेड के 1000 शेयर परचेस किए। कितने शेयर परचेस किए स्टूडेंट, 1000 शेयर क्या किए, परचेस किए। एक शेयर की कीमत थी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। अब स्टूडेंट इसको कितना अमाउंट कंपनी को पे करना है, 1000 इंटू 10 यानी कि 10,000 रुपीज इसे कंपनी को पे करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसने पेड कर दिए हैं कितने, 6000 रुपीज इसने पेड कर दिए हैं। यानी कि अगर कंपनी डिसॉल्व होती है, कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, कंपनी का समापन होता है, तो इसे केवल 4000 रुपये ही और देने पड़ेंगे। और यदि कंपनी को नुकसान हो जाता है तो भी इसकी लायबिलिटी केवल 4000 रुपये तक ही रहेगी। इसे हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी, यानी कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि इस कंपनी के अंदर कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो है वो सीमित होता है और उस राशि तक सीमित होता है जो उन्होंने उनके द्वारा खरीदे गए अंशों पर अभी तक नहीं चुकाई है। यानी कि अंकित मूल्य का वो भाग जो उन्होंने अभी तक नहीं चुकाया है वहीं तक उनका दायित्व सीमित होता है। अगर उन्होंने पूरा भाग चुका दिया है, सपोज करो यहां पर अगर एक्स ने 10,000 रुपीज पूरे पे कर दिए हैं तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती, चाहे कंपनी को कितना ही नुकसान हो जाए। यानी कि कंपनी एक्स से 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकती, और वो भी उस कंडीशन में जब उसने चुकाए नहीं हो। अगर उसने चुका दिए हैं तो कंपनी उससे कुछ भी वसूल नहीं कर सकती। उसका दायित्व केवल उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित है। ये अपन को याद रखना है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। स्टूडेंट इसमें क्या होता है,
कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं वो कंपनी के समापन पर एक निश्चित राशि देने की गारंटी देते हैं। तो जब भी कंपनी का समापन होता है तो उनका दायित्व उसी राशि तक सीमित होता है जितनी राशि देने की इन्होंने क्या की थी, गारंटी दी थी। तो ये अपन को याद रखना है, इन्हें कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि इसमें सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित है जो इन्होंने कंपनी के समापन पर देने की गारंटी की है। उससे ज्यादा राशि कंपनी इनसे नहीं मांग सकती, चाहे कंपनी को कितना भी नुकसान हो जाए। और हमको ध्यान रखना है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है स्टूडेंट, वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए इस्टेब्लिश नहीं की जाती, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती हैं वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं, यानी कि स्थापित की जाती हैं। तो कंपनी के स्वरूप की एक विशेषता और क्या है स्टूडेंट, कि इसमें अंशों का दायित्व जो है, जो अंशधारियों का जो दायित्व है वो क्या होता है, सीमित होता है, यानी कि उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक। अंशों का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट, तो यहां पर हमको देखना है कि एक सार्वजनिक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो अपने अंशों का हस्तांतरण स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, यानी कि उनके अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वो इजीली अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी मार्केट होता है, जैसे हम कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं, वहां पर वो अपने शेयरों को बेच भी सकते हैं और नए शेयर परचेज भी कर सकते हैं। तो यानी कि जो एक पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयरों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। निजी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं स्टूडेंट, यदि उनके हस्तांतरण की यदि बात की जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। वो सीमा नियम के प्रावधानों के अधीन ही अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है। और यदि एक सदस्य वाली कंपनी के अंदर हम अंशों के हस्तांतरण की यदि बात करें तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस कंपनी में क्योंकि एक ही सदस्य होता है तो उसकी मृत्यु हो जाने पर या उसके अनुबंध करने के अयोग्य हो जाने पर उसके शेयर्स उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति यानी कि नॉमिनी को खुद ही क्या हो जाते हैं, स्वतः ही ट्रांसफर हो जाते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। तो उसके अंदर स्टूडेंट जो एक क्लॉज होता है नॉमिनी क्लॉज, ये केवल 1% कंपनी की कंडीशन में ही भरवाया जाता है। और ये इसलिए भरवाया जाता है कि अगर जिस सदस्य ने 1% कंपनी स्टैब्लिश की है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए या वो अनुबंध करने के अयोग्य हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर उस कंपनी को कौन संभालेगा। तो यानी कि 1% कंपनी की कंडीशन के अंदर जो सदस्य के पास जो शेयर्स होते हैं वो स्वतः ही उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति नॉमिनी पर्सन को क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी के अंदर अंशों के हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। निजी कंपनी में प्रतिबंध होता है, वो सीमा नियमों के अधीन ही क्या कर सकते हैं, अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं प्रावधानों के अधीन। और एक सदस्य वाली कंपनी की स्थिति के अंदर यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो अनुबंध करने के अयोग्य हो जाए तो उसके अंश स्वतः ही उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को क्या हो जाते हैं, हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष प्रबंध की, इनडायरेक्ट मैनेजमेंट। तो मैंने स्टूडेंट आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी का जो संचालन है वो सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता। कंपनी का संचालन सदस्यों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रबंध है स्टूडेंट वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि कंपनी के जो सदस्य हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इनडायरेक्ट वे में करते हैं, क्योंकि वो उन व्यक्तियों को चुनते हैं जो कंपनी का संचालन करेंगे। तो यानी कि वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बीच में मीडिएटर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंपनी को ऑपरेट करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इनडायरेक्ट होता है।
सार्वमुद्रा की यदि हम बात करें तो कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है। जैसे स्टूडेंट हमारे हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, उसी तरह कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण साइन तो कर नहीं सकती, तो वैलिडिटी के लिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है, उसमें कंपनी का नाम लिखा होता है और कंपनी की ओर से जो भी अनुबंध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं उन दस्तावेजों के ऊपर वो सील लगाई जाती है। अगर कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसके ऊपर कंपनी की सील नहीं है तो उस अनुबंध के लिए कंपनी को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि कंपनी की खुद की क्या होती है, एक सार्वमुद्रा होती है। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की यदि हम बात करें स्टूडेंट तो हमने कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ लिया कि कंपनी की डेफिनेशन में हमने यही देखा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी का पंजीकरण क्या है, अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी स्टार्ट नहीं की जा सकती। और कंपनी का एक तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी का को स्टार्ट करने के लिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में होना जरूरी है, चाहे वो कंपनी एक्ट 2013 में किया गया हो या इससे पहले के किसी कंपनी एक्ट में किया गया हो। तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी है। लेकिन हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई एक्ट ही नहीं है, तो इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप का भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। और अगर देखा जाए पार्टनरशिप का तो वहाँ वॉलेंट्री होता है, यदि साझेदार चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं और नहीं भी, वहाँ कंपलसरी नहीं है। लेकिन कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के अंदर क्या है, कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी स्टार्ट नहीं होती। तो स्टूडेंट ये कंपनी की सारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है, कंपनी के अंदर सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, कंपनी के अंदर अंशों का हस्तांतरण सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, निजी कंपनी में सीमा नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है। और एक सदस्य वाली कंपनी के अंदर यदि सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो अनुबंध करने के अयोग्य हो जाए तो उसके अंश स्वतः ही उसके नामांकित व्यक्ति को क्या कर दिए जाते हैं, हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। कंपनी के मैनेजमेंट में जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, कंपनी का संचालन उनके द्वारा चुने गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। कंपनी की खुद की एक सार्वमुद्रा होती है जो दस्तावेजों पर, डॉक्यूमेंट्स पर लगाई जाती हैं, जो कंपनी के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कंपनी की सील होती है, इसमें कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी स्टार्ट नहीं की जा सकती। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।